अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा पिछले लेक्चर्स में हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लंग्स को पढ़ेंगे और इसके साथ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को स्टडी करते हैं। देखिए बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं हमारे, ये प्रिंसिपल ऑर्गन है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, कॉनिकल शेप के होते हैं। स्पॉन्ज इनकी जो है वो अपेरेंस स्पॉन्जी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्विलाई। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों लंग्स जो है वो आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड है, तो दोनों लंग्स के दरमियान में एक स्पेस होती है, दैट इज़ टर्म्ड एज मेडिएस्टम। ठीक है, दिस इज़ द मेडिएस्टम। तो दोनों लंग्स के दरमियान में जो स्पेस होएगी दैट विल बी टर्म्ड एज मेडिएस्टम। याद रखिएगा हार्ट इसी मेडिएस्टम में प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब बात करें राइट एंड लेफ़्ट लंग्स की, तो याद रखिएगा राइट लंग्स इज़ लिटिल बिट लार्जर और इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, 56% वॉल्यूम होता है, और लेफ़्ट का 44%। लोब्स भी देख लें अगर इनके, तो राइट में 3 होते हैं और लेफ़्ट में 2 होते हैं। लेफ़्ट लंग्स जो है वो इट इज़ लिटिल बिट स्मॉलर, और इसमें बेटा एक इम्प्रेशन होता है, उसे हम कार्डिक नोच कहते हैं। ठीक है, कार्डिया इम्प्रेशन या कार्डिक नोच कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लेफ़्ट लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब दोनों लंग्स के अंदर वो एक एंट्रेंस पॉइंट होता है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है, उसे हम हाइलन कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स आ जा रही होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स आ जा रही होती हैं, नर्व्स आ जा रही होती हैं, एयरवेज भी यहाँ से बेटा एंटर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने डायग्राम बेटा आप देखिएगा ज़रा, तो ऊपर ये ट्रेकिया, ठीक है, और ट्रेकिया के ऊपर ये लेरेंक्स। ठीक है, फिर ये इसकी डिवीजन्स मैंने सारी आप लोगों को पढ़ा दी हैं, और ये बेटा हमारे 2 लंग्स हैं, ये दिस वन इज़ दी राइट एंड दिस इज़ दी लेफ़्ट इज़ लिटिल बिट थिनर एंड स्मॉलर। इसके दरमियान में यहाँ पर देख रहे हो ये जो है एक, दिस इज़ दी कार्डिक नोच, ये कार्डिक नोच है। ठीक है, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। अब बेटा जो लंग्स हैं उनके आउटर साइड पर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम प्लूरा कहते हैं। प्लूरा 2 तरह का होता है, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। दरमियान में फ्लूइड होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इस कैविटी को प्लूरल कैविटी कहेंगे। तो प्लूरल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्लूरल फ्लूइड होगा, जिसका काम आप बच्चे जानते हैं कि रेजिस्टेंस को कम करना वगैरह। ठीक है, अब देखें लोब्स, मैं बता रहा था आपको कि इधर बेटा 3 लोब्स हैं। तो सबसे ऊपर लोब है, इसे हम राइट अपर लोब कहते हैं। फिर बेटा मिडल लोब है, और फिर बेटा लास्ट में जो है वो सबसे नीचे वाला लोब थर्ड लोब है। ठीक है, तो देयर आर 3 लोब्स। इस तरफ देखें तो इधर सिर्फ ये एक अपर और एक लोअर, ये 2 लोब्स हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो लंग्स हैं बेटा, इसको प्रोटेक्ट किया होता है रिब्स ने। ठीक है, यहाँ रिब्स होती हैं, ये याद रखिएगा, और एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली रिब्स और स्टर्नम और वर्टिब्राई ने किया होता है, और इसके बेटा इन्फीरियरली डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। ये आपने याद रखना है, इसके इन्फीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? डायाफ्राम। तो डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से लंग्स के अंदर वॉल्यूम कम या ज़्यादा होगा। डेफिनेटली रिब्स की भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी, तो जिसकी वजह से ब्रीदिंग जो है वो हो पाएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। याद रखिएगा ब्रीदिंग एक ब्रेथ में बेटा 2 चीज़ें होंगी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? ये दोनों को कलेक्टिवली बेटा, ये दोनों जब कलेक्टिवली मिलेंगी तो इसे एक ब्रेथ कहा जाएगा। ठीक है, इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं और एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। देखिए प्रोसेस की नेचर ही एक्टिव है, ये पैसिव। ठीक है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं फोर्सफुली तो तब ये एक्टिव हो सकती है एक्सपायरेशन। अब कोस्टल मसल बेटा, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिएगा, ये देख रहे हो ब्लैक पोर्शन है, ये रिब्स हैं, और इन दोनों के दरमियान में जो मसल्स हैं दे आर इंटरकोस्टल मसल्स, दे आर इंटरकोस्टल मसल, याद रखिएगा। तो इंटरकोस्टल मसल इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि एक्सपायरेशन एक पैसिव फिनोमिना है, तो उसमें ये रिलैक्स करेंगे। इंटरकोस्टल मसल
के बाद रिब्स को देखिएगा तो इंस्पायरेशन में रिब्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होनी है, ठीक है। इधर बेटा डाउनवर्ड मूवमेंट होगी एक्सपायरेशन में। डायफ्राम देखें बेटा ऐसे करके पहले था, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले डोम लाइक था, अब लेस डोम लाइक हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होनी है इसकी, तो ये ऐसे स्ट्रेट ऐसे करके ना हो जाएगा। अब जबकि रिलैक्सेशन चूँकि इसके ऑपोजिट तो उसमें बेटा ऐसे पहले रिलैक्स फॉर्म में था, अब ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मोर डोम लाइक में हो जाता है, ठीक है। इंस्पायरेशन में बेटा आपको मैं बता रहा हूँ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो अब जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्टैक्ट करेंगे, रिब्स जो है वो अपवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगी, डायफ्राम जो है वो लेस डोम लाइक जब हो जाएगा तो वॉल्यूम लंग्स एक्सपैंड करेंगे। लंग्स क्या करेंगे बेटा, थोरेसिक कैविटी में एक्सपैंड करेंगे। जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो याद रखिएगा वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स इंक्रीज़ होगा। याद रखिए वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ लंग्स में प्रेशर डिक्रीज़ है तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर 180 एम है, वो तो चेंज नहीं होता, तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हायर बेटा प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ खुद ब खुद मूव करेगी। तो एयर एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर आएगी, अब्डोमिनल मसल इसमें रिलैक्स होते हैं, तो इस प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहा जाएगा। एक्सपायरेशन इसकी ऑपोजिट बेटा ऊपर बातें हो रही थी, तो बेटा रिब्स के और इंटरकोस्टल मसल के रिलैक्स होने और रिब्स के डाउनवर्ड मूव करने की वजह से एंड जो डायफ्राम है उसके ज़्यादा डोम लाइक हो जाने की वजह से वॉल्यूम बेटा डिक्रीज़ करेगा। लंग्स का अपना वॉल्यूम बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो जब डिक्रीज़ होगा, क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि लंग्स जो है वो अब एक्सपैंड नहीं करेंगे, इनवर्ड मूव करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड होएंगे। जब ये लंग्स कॉन्ट्रैक्टेड होंगे तो वॉल्यूम कम हो जाए, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। आप बताओ लंग्स में प्रेशर इंक्रीज़, बाहर उतना ही है, तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से बाहर जाएगी, जिसे हम एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कहेंगे। अब्डोमिनल मसल इधर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। खैर दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसमें ज़रा आप देखिएगा, इसको कंट्रोल से पहले ज़रा देख लीजिएगा, एक हमारी बॉडी के अंदर एक अडल्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर 16 to 20 टाइम्स जो है वो बंदा ब्रीद कर सकता है, ठीक है, ये नॉर्मल है। एक्सरसाइज में बेटा ये 30 to 40 टाइम्स हो सकता है, और बच्चों में भी इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, 16 to 20 टाइम्स, ठीक है, ओके। अब बेटा इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसको दो तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी कंट्रोल है। तो याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर और पीएच जो है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बड़ा फैक्टर है। खैर ये तीनों फैक्टर ये आपने याद रखने हैं, ये बेटा हमारे ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इनवॉलंटरी कंट्रोल कैसे होता है। तो बेटा ब्रीदिंग को इनवॉलंटरी कंट्रोल कर रहा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये आपने याद रखना, इसके दो सेंटर हैं, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर, ठीक है। तो ये लोअर पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा ये प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, इसका काम इंस्पायरेशन है। ये बेटा टॉप पर होगा, याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के टॉप पर ये प्रेजेंट होगा एक्सपायरेटरी सेंटर, और इसने कंट्रोल करना है एक्सपायरेशन को, ठीक है। दिस इज़ दी इनवॉलंटरी कंट्रोल बेटा, ये खुद ब खुद ही कंट्रोल होगा। अब याद रखिएगा पोन्स का भी इसमें रोल है कि ये ब्रीदिंग के जो पैटर्न है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बेटा उस ये देखें नर्व्स होती हैं ब्रीदिंग सेंटर से आ रही होती हैं, और वो बेटा इंटरकोस्टल मसल्स पर, इंटरकोस्टल मसल को जो नर्व इनरवेट करती है उसे इंटरकोस्टल नर्व कहा जाता है, जबकि डायफ्राम को जो नर्व इनरवेट करती है उसे फ्रेनिक नर्व कहा जाता है। तो इनकी फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब एक मज़े की बात यहाँ पर यह है कि ब्रीदिंग को क्या हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल हो सकता है, यस। ब्रीदिंग को हम वॉलंटरी भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन विद इन लिमिट्स, ये याद रखिएगा। और जब वॉलंटरी कंट्रोल की बात आएगी तो बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा या पोन्स वोन्स नहीं, इट विल बी सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बेटा वॉलंटरी कंट्रोल देते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कब कब।
जैसे बेटा फोर्स ब्रीदिंग, स्पीच, सिंगिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल है। एक और मैं आपको बताऊं प्यारे बेटा, जब आप पानी के अंदर छलांग लगाते हैं, ठीक है, तो पानी के अंदर आप अपना सांस खुद से बंद करते हैं, तो वो भी कंट्रोल्ड ब्रीदिंग होगी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हमने एक अगला टॉपिक पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए बेटा दो पिगमेंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक हीमोग्लोबिन और दूसरा मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन 4 होती है, मायोग्लोबिन में 1 होती है। तो इसमें बेटा हीम ग्रुप कितने होंगे? हीमोग्लोबिन में 4 और मायोग्लोबिन में 1 होगा। जितने हीम ग्रुप होते हैं उतने ऑक्सीजन अटैच हो सकते हैं, तो हीमोग्लोबिन में 4 और इधर बेटा मायोग्लोबिन में 1। आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होती है, मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर। ठीक है, फंक्शन ट्रांसपोर्ट है हीमोग्लोबिन का और इधर स्टोर है बेटा। एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है एफिनिटी, अटैच होने की जो सलाहियत है। कैपेसिटी नहीं है, दिस इज़ दी एफिनिटी। याद रखिएगा, कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की ज़्यादा है। कैपेसिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम अटैच हुए हैं, तो वो 4 होते हैं, हीमोग्लोबिन 4 अटैच करता है, जबकि मायोग्लोबिन 1 करता है। तो वो कैपेसिटी किसकी ज़्यादा? हीमोग्लोबिन की ज़्यादा, मायोग्लोबिन की कम। लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एफिनिटी होती है, वो किसकी ज़्यादा है? मायोग्लोबिन की, क्योंकि इसमें एक ही ऑक्सीजन को अटैच करना होता है। ठीक है। अब बेटा पार्शियल प्रेशर यहाँ पर 60 के आसपास या इससे थोड़ा सा कम हो, तो 40 के आसपास हो, तो इस पर जो है वो डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन होती है। यहाँ पर मज़ीद कम बेटा प्रेशर चाहिए होता है मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के लिए। मॉलिक्यूलर वेट्स, आप सब बच्चों को हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है और मायोग्लोबिन का कम। पॉलीपेप्टाइड चेन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 574 अमीनो एसिड इधर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कैरियर मोर एफिशिएंट है और ये बेटा लेस एफिशिएंट है। तो दीज आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। इसे आप अच्छे तरीके से बेटा कीजिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एमसीक्यूज़ में कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है डेफिनेटली, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसमें? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। इसी तरीके से मायोग्लोबिन में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो बेटा इसे सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन मैं आपको आंसर दूंगा अगर, तो हीमोग्लोबिन जो है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो आप बताएं बेटा कौन सा होगा? दोनों फंक्शनल प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसमें बेटा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। कौन सा? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है बेटा। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बेटा पाया जाता है, जबकि मायोग्लोबिन में बेटा इसे एक नीचा, ठीक है, लोअर लेवल पे टर्शरी जो है वो स्ट्रक्चर इसका मौजूद होता है बेटा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।